हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस पहले वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही बेसिक है, मतलब बहुत डिटेल कुछ भी इसमें नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। ठीक है, तो हम लोग ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करेंगे और यहीं से मेन चैप्टर का जो सार है, लाइक बेसिक जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम है जिसमें ये बताया गया है कि पहले जो इंसान थे दे वर नोमैडिक। ना, नोमैडिक का क्या मतलब होता है? जो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, जिनकी कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब एक टाइम था कि लोग ऐसे ही मतलब रैंडमली इधर से उधर घूमते थे, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने हंट किया एनिमल्स को, फिर वो एक जगह पे इसे कहते हैं रुकने लग गए, ना कि वो मतलब जिसे कहते हैं चलते रहे, फिर ऐसा नहीं हुआ। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में वो लैंड पे खाना बनाने लग गए, मतलब कल्टीवेट करने लग गए, क्रॉप्स उगाने लग गए और उन्होंने राइस प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई इसके अकॉर्डिंग अगर माने तो। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। When plants of the same kind are cultivated at one place, जब कोई एक तरह का प्लांट हम एक पर्टिकुलर एरिया में उगाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक पौधा उगा दिया उसे कल्टीवेशन बोलेंगे। एक अच्छा सा लार्ज स्केल पे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉप। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो जब भी हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे बड़े लेवल पे जब कोई प्लांट उगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई क्रॉप उगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो उसने क्या बोला कि अगर बात करूँ क्रॉप ऑफ वीट, वीट की जो क्रॉप होती है उसका मतलब है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सबके सब वीट के। नाउ यू ऑलरेडी नो that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। जो दालें वगैरह होती है वो सीरियल्स की उसमें आ जाती हैं, मतलब कैटेगरी में। वेजिटेबल्स में क्या है? सब्जियां आ गई। ठीक है, और फ्रूट्स हो गए। तो ये क्रॉप्स को हमने इसमें डिवाइड कर दिया। These can be classified on the basis of the season in which they grow। ना, इनको क्लासीफाई करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इनको क्लासीफाई करो उस बेसिस पे कि किस सीजन में इनको उगाया जाता है। इन सीजन इन विच दे आर ग्रो, मतलब जिस सीजन में उगाया गया उस बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। ना, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारी स्टेट में पूरे इंडिया में सेम टू सेम है। दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब अगर आप लोग कश्मीर में जाओगे तो आपको बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। आप लोग अगर चले जाओगे अपना ईस्ट की साइड तो आपको बहुत अलग मिलेगा, और अगर आप आ गए साउथ में या वेस्ट में तो भी आपको बहुत अलग मिलेगा। ठीक है, सो ये जो चीज़ बोली है ना इसने, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। ना, इस वीडियो में थोड़े बहुत टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये आपने पहले भी सुना होगा कई बार, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध बार सुना होगा, 100% मतलब मैं श्योर हूँ कि आपको कई बार ये सुनने को मिला होगा। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, अब इसके बीच में क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। ऐसी क्रॉप्स जिसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इनको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। बेसिकली अगर आपने इन्हें रेनी सीजन में उगाया तो इसको आप क्या बोलोगे? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मतलब कि जो रेनी सीजन होता है वो कब से कब तक होता है? जून से सितंबर होता है। अब एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ज़रा कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, these all are the example of खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्लियर हुआ। पहला पॉइंट रेनी सीजन में ग्रो होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कब से कब तक? जून से सितंबर तक ग्रो होता है। तीसरा पॉइंट आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करनी है।
ताकि पेपर में जब भी आया आप इसको आराम से कर पाओ। फिर आ जाते हैं रबी क्रॉप्स पे कि भाई रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसी क्रॉप्स जिसको ग्रो किया जाता है कब, विंटर सीजन में, दैट इज अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेके मार्च तक इनको ग्रो किया जाता है और इनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं रबी क्रॉप्स के, दोज आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसी। ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी इन क्रॉप्स के बारे में कुछ भी पढ़ोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स तो ये जो ग्रीन ग्रीन मार्क कर दिए हैं ना, ये आपके एग्जाम्पल्स है और इनको मिस नहीं करना है। तो फिर से पढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स क्लियर हुई। नाउ ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। फिर जो यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है इसको बाद के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें होती है जब क्रॉप प्रोड्यूस करनी है हमें, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, कई सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की। ठीक है, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। मतलब सपोज आपने अपने घर में कोई एक पौधा उगाया, बहुत सुंदर फ्लावर्स उसके आ रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई गार्डनर आते हैं जो ये काम करते हैं, तो उसने ये बोला कि जो ये कल्टीवेशन वाला काम है ना, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जो हमारे घरों में होता है, जो हम खुद करते हैं। ठीक है, उससे बहुत हद तक ये रिलेटेड है। उसके बाद इसने क्या बोला, दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। नाउ कौन कौन सी हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। पूरे चैप्टर में बेसिकली क्या किया गया है, ये जो आपको ये पूरे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसी को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, दो दो तीन तीन चीज़ें लेंगे, दो दो तीन तीन पॉइंट्स लेंगे, उनको कवर करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पता चल रहा है कि भाई सॉइल को प्रिपेयर करने की बात हो रही है कि कोई भी फसल उगानी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करें। समझ आई? नाउ अच्छा, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको इसमें कवर करते हैं ताकि नेक्स्ट फिर जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की मैं बात करती हूँ। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी कोई क्रॉप उगानी है सबसे पहला स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। बेसिकली अगर आपको कुछ भी काम करना है तो सॉइल को ढीला करना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं कि बहुत टाइट सॉइल है उसी पे खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी, नहीं, आपको उसको लूज बनाना पड़ेगा। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जब आप उसको पूरा इस तरह से कन्वर्ट करोगे अपने तरीके से, उसने बोला कि इसकी वजह से जो रूट्स होंगी ना वो सॉइल के बिल्कुल अंदर, सपोज यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये आपका नीचे की रूट्स हो गई, तो जब आपने उसको सॉइल को थोड़ा लूज करा तो रूट्स जितनी भी हैं वो बहुत नीचे तक पहुँच जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ easily even when they go deep into the soil। ये जो सॉइल अगर लूज है ना तो रूट्स पहली बात तो बहुत आराम से अपना रास्ता बनाते हुए नीचे पहुंच जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उसको बड़ा अच्छा सा मतलब माहौल मिलता है, किस लिए कि वो आराम से मतलब जिसे कहते हैं ना अपने पैर पसार सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, दैट इज द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ easily even when they go deep into the soil। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। बेसिकली हम हमेशा बोलते हैं कि अर्थवॉर्म को, इन सबको बहुत ढीली सॉइल चाहिए होती है इधर से उधर घूमने के लिए, है ना। तो ये जो लूजन सॉइल है इसकी वजह से क्या होगा, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स बड़े आराम से इधर से उधर घूमेंगे, जो भी सॉइल में प्रेजेंट है बड़े आराम से ये घूमेंगे फिरेंगे। तो ऑब्वियसली इनकी हमें ज़रूरत होती है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे देख लेते हैं। दीज आर, अब देखो ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, मैं इसको पॉइंट आउट करा देती हूँ, ये कि वाई अर्थवॉर्म आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर।
क्यों उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये फार्मर का फ्रेंड है. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. Basically, ये जो होते हैं ना क्या करते हैं, ये इसमें ह्यूमस ऐड करते हैं. ठीक है, अब आप बोलोगे हमने सब कुछ पढ़ लिया था लेकिन ह्यूमस नहीं पढ़ा था. ये ह्यूमस वर्ड नहीं समझ आया क्या था. जब कोई पत्ती, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी कहीं भी प्लांट पे मरता है तो उसके ऊपर की तरफ ना वो सॉइल की ऊपर की लेयर धीरे 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 डिकम्पोज होती है और लूज होके वहीं पे वो सारा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने लगता है. लेकिन इस ऑर्गेनिक मैटर की एक खासियत है कि इट इज़ वेरी, इसे कहते हैं फर्टाइल. इट इज़ वेरी फर्टाइल. ये बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है. तो ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं, अर्थ वॉर्म सॉइल को लूज करते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार छोटी क्लासेस में भी पूछ लेते हैं, बट आपकी तो फिर भी बुक में लिखा ही है तो पढ़ा होना चाहिए ना. आपने कई बार पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर आपको कई तरह के मिनरल्स, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. इसके अलावा कई डेड प्लांट्स और एनिमल को भी सॉइल के ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. ध्यान से सुनो, ये पॉइंट मिस नहीं करना है. ने क्या बोला है मैं आपको बता देती हूँ. वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. मतलब कि कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म, सपोज एक छोटा सा इंसेक्ट लेते हैं, वो इंसेक्ट मर गया, ठीक है, अब उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस सॉइल में चले जाएंगे, उसको वापस भेज देंगे हम लोग सॉइल में. तो ये कैसे हुआ, क्योंकि धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनिज्म था वो डिकम्पोज हुआ और मिट्टी में मिल गया. हिंदी में नहीं बोलते मिट्टी में मिल गया, वही चीज़ हुई. नाउ सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है. सपोज आपने एक कटोरे में दही रख दी, ठीक है, ये दही हो गई. आपने ऊपर चीनी डाल दी या कुछ फ्रूट्स डाल दी, कई लोग फ्रूट्स डाल के खाते हैं. अब इसको आप ऐसा छोड़ दोगे तो आपको टेस्ट आएगा किसी भी चीज़ का? नहीं आएगा. लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा लूजनिंग होने दोगे, एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे, तो नीचे की दही ऊपर आएगी, ऊपर का जो चीनी और बाकी फ्रूट्स हैं वो नीचे जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट प्रॉपर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो वही चीज़ उसने बोली है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर टर्निंग और लूजनिंग होती है, ठीक है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, and turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. ऊपर ले आता है ताकि प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके, ठीक है. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्रॉप्स को कल्टीवेट करना चाहते हो तो उसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स कर लो. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने काफ़ी ज़्यादा जोर दे दिया टर्निंग पे और लूजनिंग पे, क्यों दिया? देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग. जो इसको हम पूरा लूज करते हैं, टर्न करते हैं, इसको टिलिंग एंड प्लगिंग बोलते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग. इसको प्लग की हेल्प से पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. प्लग जो होते हैं दे आर आइदर मेड ऑफ वुड और आयरन, या तो वुड के बने होते हैं या आयरन के. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. बहुत सूखी सॉइल होगी तो पहले आप उसको पानी डालोगे फिर प्लगिंग करोगे. बेसिकली उसको ऐसे जैसे खुरपी वुरपी यूज करते हैं ना, वही चीज हो गई है. द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. इसको मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे. क्रम्स क्या होते हैं? बड़े बड़े बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, मतलब वहाँ पे बहुत मोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना सॉइल के, तो उसको क्रम्स बोलते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. ज़रूरी है कि इन क्रम्स को तोड़ा जाए. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? ऐसी ज़मीन पे अगर खेती बाड़ी करेंगे तो काम नहीं चलेगा, इस पे करेंगे तो काम नहीं चलेगा. ऐसी बढ़िया सी समतल सी एक जैसी अगर हमें ज़मीन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. इसीलिए लेवलिंग बोला है उसने कि लेवलिंग बहुत ज़रूरी है और इरीगेशन के लिए और सोइंग के लिए भी. सोइंग मतलब सोना नहीं, बट दैट डजंट मीन कि जब हम सीड्स वगैरह को डालते हैं. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलर की हेल्प से लेवलिंग की जाती है.
समटाइम्स मेन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार क्या किया जाता है, उसको समझा देती हूँ। यहाँ पे एक बार देखिएगा आप, ये सॉइल हो गई। सॉइल को प्लगिंग मतलब पूरा ऐसे ऐसे मिलाना है। उससे पहले अगर मैंने इस पर मेन्योर छिड़क दिया तो वो आराम से मिक्स करोगे तो मेन्योर पूरी सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। जो मेन्योर था वो भी अच्छे से लेवल मतलब पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छी इक्वल क्वांटिटी में, और प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी ना। कई बार सॉइल को मॉइस्चर गीला किया जाता है, हाँ मतलब कई बार नहीं, मोस्टली क्या हमेशा ही किया जाता है। जब भी कुछ उगाना है, कुछ भी चीज़ सीड्स डालने हैं तो उसको सोइंग बोलते हैं। सीड्स को डालने से पहले क्या किया जाता है, सॉइल को गीला किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो ये पूरा मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ फॉर ईयर 2021। तो पुरानी भी जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो, वरना ये वाला जो पूरा सीरीज़ है इसमें मैं एसएसटी और साइंस मेजर कवर करूँगी। और आप इसमें जो पार्ट्स हैं उनको लाइक नंबर से सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो अभी जो मैंने कंप्लीट किया है दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, एंड बाद में हम लोग कवर करेंगे ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना या शेयर करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके 8th की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक्स पे, उसको ज़रूर सर्च करना। वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो आपके काम आ सकती हैं ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच।